अब हम लोग प्रकाश के परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश के परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे क्योंकि पिछले क्लास में हम बताते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश से जितने रिलेटेड हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, पारदर्शी किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसे कहते हैं, परभाषी किसे कहते हैं, किरण पुंज के बारे में पढ़ चुके हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं कि और कौन कौन होते हैं, उस सब के बारे में हम लिखवा दिए हैं। अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश के परिवर्तन। प्रकाश के परिवर्तन क्या है, प्रकाश के बारे में तो जानेंगे। परिवर्तन क्या है, परिवर्तन जो नाम है वो है क्या, रियल में परिवर्तन माने होता क्या है। तो इसके लिए हम उदाहरण एक ले रहे हैं। उदाहरण के एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि कोई गेंद हम लेते हैं, कोई गेंद लें और उस गेंद को किसी दीवार पे मारे, किसी सतह पे मारे, किसी भी सतह पर, दीवार हो या धरती भी माने कि एक सतह है, इस पे भी हम मारे, किसी भी सतह पे हम मारे, तो वहां क्या होता है कि गेंद जो होता है वापस फिर हमारे पास आ जाता है, वापस आ जाता है। इससे हमने यह प्राप्त होता है कि जो गेंद को मारे तो वह टकराया, किसी भी सतह पे टकराया और फिर वह पहले वाले माध्यम में लौट आया। तो जो लौटा वह परिवर्तित हुआ, वह गेंद जो परिवर्तित हुआ, यानी कि ये तो प्रकाश से रिलेटेड है, लेकिन हम समझाने के परिवर्तन होता क्या है कि किसी भी सतह पर टकरा कर वह पहले वाले माध्यम में फिर अपने वाले माध्यम में लौटते, उसी को परिवर्तित कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। और अगले नेक्स्ट चैप्टर हमको पढ़ना है अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन पढ़ना है। तो उसमें अपवर्तन क्या होता है इसके बारे में, परिवर्तन और अपवर्तन के बारे में हम जानते हैं। तो परिवर्तन तो जान गए कि अगर किसी भी दीवार पे हम गेंद को मारते हैं तो वह गेंद वापस अपने माध्यम में लौट जाती है, वह अपवर्तित हो रहा है। बॉल जो है वह अपवर्तित हो रहा है, मानी कि फिर वापस आ गया तो वह अपवर्तित हो गया। अब परिवर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, अगर कोई कागज है, कागज का टुकड़ा है, वो माने कि पतला कागज का टुकड़ा है, अगर उस पे हम कोई गेंद को मारे तो वह कागज को फाड़ कर आर पार हो जाता है। तो आर पार जो हो जाता है वह टकरा कर फिर आएगा नहीं, क्योंकि टकरा कर आता तो वह परिवर्तन हो जाता। अगर कागज को फाड़ कर आर पर हो गया तो वह अपरिवर्तन, क्या होगा, अपरिवर्तन हो गया। तो परिवर्तन ये तो प्रकाश से रिलेटेड है, लेकिन हम समझाने के लिए एग्जाम्पल लिए हैं। तो अपवर्तन क्या होता है प्रकाश के बाद, प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण, कोई भी प्रकाश की किरण किसी भी सतह पर टकराए और पुनः पहले वाले माध्यम में टकराएगा, तब टकरा कर पुनः पहले वाले माध्यम में लौट जाता है, तो उसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जैसे हम कोई एक किरण है, ये किरण का नाम है ए, कोई एक किरण है, यह किरण चलती है, तो यह किरण जब आ रही है, आई, तो यह जो आ रही किरण का जो नाम है, इस किरण का जो नाम है, इस रे का जो नाम है, वह आपतित किरण है। जो ये किरण आई उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। जब किसी भी सतह पर टकरा रहा है, यह किसी भी सतह है, समतल दर्पण है, इस एक भाग जो है इसका रंगीन है, कोई भी लेप चढ़ा, चांदी का लेप चढ़ा गया है क्योंकि प्रकाश इससे आर पार न हो, तो यह समतल दर्पण है। कोई प्रकाश ये है किरण, यह आपतित किरण के नाम से जो किरण आ रही है उसे आपतित किरण कहेंगे। और किसी भी सतह पर टकराई और टकरा कर फिर उसी माध्यम में लौट गई, फिर उसी माध्यम में वह लौट गई, उसी दिशा में लौट गई, एक बी किरण हो गया, किरण का नाम हम बी दे दिए। और जो लौट रही है किरण, जो रेखा लौट रही है, उस रेखा को हम परावर्तित किरण कहेंगे। और जिस बिंदु पर आकर टकरा रही है, मान लेते हैं कि ओ है, किसी भी सतह पर टकरा रही है, वहां पे हम लोग वो, जिसको हम लोग आपतन बिंदु के नाम से जानेंगे। और इसमें एक हम लोग लंब डालेंगे, लंब जो डालेंगे उस लंब का नाम
दिया जाता है, अभिलंब कहा जाता है, उसको अभिलंब कहा जाता है। अब यहाँ पे हमसे प्रश्न उठता है और प्रश्न बनती है कि आपतित किरण तथा अभिलंब है, ये अभिलंब के बीच के, ये जो बीच के बने कोण को आपतन का कोण कहते हैं। आपतित किरण ये है, अभिलंब ये है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, इस जो कोण को, ये जो कोण बनता है, इसे हम लोग आपतन का कोण कहते हैं, जिसे आई द्वारा, छोटा आई द्वारा सूचित किया जाता है। अब तथा परिवर्तित किरण, ये परिवर्तित किरण ये है, परिवर्तित किरण तथा अभिलंब, ये अभिलंब के बीच, ये जो है अभिलंब के बीच के बने ये जो कोण बनता है, इसे हम लोग परिवर्तन का कोण कहते हैं। इसे हम लोग परिवर्तन का कोण कहते हैं, जिसे छोटा आर द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे हम इसको डिक्लेयर माने कि सही ढंग से यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं कि ये आपतित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के बने कोण को आपतन का कोण कहते हैं। इस कोण का नाम आपतन है, इस कोण आपतन का कोण कहते हैं, जिसे छोटा आई द्वारा सूचित किया जाता है। तथा परिवर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच के बने कोण, ये जो है कोण, बीच के बने कोण को परिवर्तन का कोण कहते हैं, जिसे छोटा आर द्वारा सूचित किया जाता है। अब हमें जानना है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम पूछा जाता है एग्जाम में, बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। एक नियम लिखिए, क्या कह रहे हैं कि आपतन कोण इसी के नाम से कोण आई, आपतन कोण क्या है, कोण आई के नाम से आई है, इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण के मान परिवर्तन कोण के मान के बराबर है। कोण आई के मान कोण आर के मान के बराबर होता है। ठीक, कोण आर के मान के बराबर होता है। तो कोण आई का जो आई का नाम हम दिए हैं, क्या दिया है, एओ, या ऐसे भी लिख सकते हैं कोण एओ बराबर कोण ओबी। तो ओबी का मान आर है, एओ का मान आई है, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा का नियम क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। आप पूछ देगा कि आपतन कोण के मान परिवर्तन कोण के मान के बराबर होते हैं, पूछ देगा कि दोनों नियमों को आप लिखिए। प्रकाश के कितने नियम होते हैं, तो आप 2 नियम होते हैं, दोनों नियम को लिखिए। तो आप लिखिएगा कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के मान के बराबर होते हैं। फिर दूसरा का है आपतित किरण यही है, आपतित किरण कोमा परिवर्तित किरण, ये जो है परिवर्तित किरण है। परिवर्तित किरण तथा अभिलंब, ये जो क्या है, अभिलंब, तीनों एक ही दिशा या एक ही तल में होता है। ये जो दर्पण है, दर्पण के देखो सब ऊपर, सब एक ही दिशा में, दर्पण के एक ही तल में है या एक ही दिशा में होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इमेज क्या है, प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसका, उसके बारे में जितने भी संबंध है, उसके जितने भी प्रतिबिंब से संबंध है, मुख फोकस, ध्रुव, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सबके बारे में हम अभी अध्याय करेंगे। तो हम लोग अब इमेज के बारे में जानेंगे कि प्रतिबिंब क्या है। इमेज प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब कह रहा है कि गोलीय दर्पण की स्थिति में मुख अक्ष के समानांतर माने क्या होता है, सीधा रेखा, समानांतर एवं निकटवर्ती माने कि नियर, नजदीक, निकटवर्ती चलने वाली सभी किरणें दर्पण से परिवर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर करती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। हम लोग इमेज बनाएंगे, केस जो है 12-14 को पढ़ना है, तो उसको ऐसे डीपली में भी पढ़ेंगे और शॉर्ट तरीके में भी बताएंगे कि एक डायग्राम बना देंगे हम, ऐसे जो दर्पण बना जाता है बनाकर हम उसे बता देंगे कि एक डायग्राम से हम 12-14 को जितने डायग्राम है उसको हम लोग याद कर लेंगे।
याद हो जाएगा आसानी तरीके से। पहले डीपली में भी हम लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में हम शॉर्ट तरीके से बता देंगे कि ये पर होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ होगा। वही प्रतिबिंब के बारे में है, इमेज के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में हम फिलहाल कुछ वक्त के बाद हम जानेंगे। फिर कह रहे हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होता है, पूछ देगा कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तब प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक काल्पनिक प्रतिबिंब, लिख दिया गया है। अब पूछ देगा कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब, व्हाट इज रियल इमेज। आप किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण किसी भी पॉइंट पर जो वास्तविक रूप से करता है ना, उसी को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, इसमें प्रतिबिंब जो होता है वह पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है तथा यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। सब लिख दिया गया है। यहाँ देखिए, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से, रियल रूप से कटती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रतिबिंब को, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं तथा यह हमेशा जो होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। हमेशा उल्टा होता है, वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। ठीक, उसके बाद अब हम जानेंगे कि आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब के 2 नाम है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। अब हम जानेंगे कि आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अब हम लोग 2 नंबर के बारे में जानेंगे कि आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें जो काल्पनिक रूप से किसी बिंदु पर कट रही है उसे हम लोग काल्पनिक बिंदु कहते हैं। जैसे डिफिनीशन हम ऐसे लिखेंगे, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काल्पनिक रूप से कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, उसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इस काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, जो कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। अब हम जानेंगे कि दर्पण क्या है। स्फेरिकल मिरर के बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे। फिर दर्पण जो है, दर्पण लिखते, स्फेरिकल मिरर क्या है, गोलीय दर्पण क्या है। किसी खोखले गोले कांच के एक भाग को, किसी भी खोखला होना चाहिए, गोला है यह खोखला होना चाहिए, अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस खोखले गोले कांच के खोखला गोला होना चाहिए, एक भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं क्या, काट दिया जाए, बीच भी काट दिया जाए तो ये भी एक दर्पण है, दर्पण बन गया। ये भी एक दर्पण हो गया। कह रहे कि खोखले गोले को, किसी खोखले गोले कांच के एक भाग को, कांच में खोखला होना चाहिए, अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, खोखला। पीछे पीछे अगर हम एक भाग कह रहे हैं तो काट देंगे तो आधा भाग हो गया, तो आधा भाग जैसे देखिए दर्पण हो गया, उसी को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। फिर कह रहा है कि दर्पण क्या है, मिरर क्या है। वह परिवर्तक सतह है जो किसी निश्चित रूप से, किसी भी निश्चित रूप से प्रकाश के परिवर्तन के नियमों का पालन करता है, परिवर्तन के नियमों का पालन करता है, उसी को हम लोग दर्पण कहते हैं, मिरर कहते हैं। ठीक, दर्पण क्या है, स्फेरिकल मिरर क्या है, इसके बारे में समझिए। फिर कह रहा है कि दर्पण कितने प्रकार के होता है, तो हम डायग्राम बनाते रहे। पहले देखिए, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण। फिर क्या होगा कि गोलीय दर्पण को फिर 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो हम सबसे पहले दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, तो इसके बारे में, दर्पण के बारे में हम डायग्राम बना दे रहे हैं, डायग्राम में कैसे होता है। तो दर्पण को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, गोलीय दर्पण और दूसरा है समतल दर्पण, मिरर है। दर्पण को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक है गोलीय दर्पण और दूसरा का है समतल दर्पण। गोलीय दर्पण को फिर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक है अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर और दूसरा का है उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर। अब समतल दर्पण क्या है, ये गोलीय दर्पण के लिखवा दिए हैं,
दर्पण लिखवा दिए। समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण वैसी दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो, माने समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो, ये समतल है, ये समतल दर्पण है, एक तरफ से रंगीन कर दिया जाता है। ये जो दर्पण है समतल दर्पण है। ठीक, समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। कुछ पूछता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ये आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि किस दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है दर्पण से पीछे बनता है। जिस दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है दर्पण से पीछे बनता है। तो आप जानिएगा कि समतल दर्पण में जो होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण से पीछे की ओर बनता है। इसके द्वारा समतले दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु जितना बड़ा होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इसके द्वारा बना प्रतिबिंब, इसके माने सेम है वर्ड, नीचे ऊपर वाला लिखा है। इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है, माने वस्तु की अपेक्षा हमेशा यह सीधा होता है। किसमें? समतल दर्पण में वस्तु की अपेक्षा जो प्रतिबिंब होता है वह सीधा होता है। फिर 5 नंबर कह रहा है कि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, हमेशा काल्पनिक आभासी होता है। काल्पनिक को आभासी भी कहते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि यह प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होगा। जितना दर्पण से आगे वस्तु को रखेंगे उतना ही प्रतिबिंब क्या होगा? पीछे की ओर बनेगा। अब हम लोग आगे बहुत टॉपिक है, इसको याद करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अब आगे हम लोग कॉन्केव मिरर क्या है और कॉन्केव और कॉन्वेक्स, कॉन्केव के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद कॉन्वेक्स के बारे में जानेंगे। कॉन्केव में क्या होता है, कॉन्केव किसको कहते हैं और कॉन्वेक्स किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। एक एक पॉइंट को हम लोग लिखकर समझेंगे। तो हम लोग अब जानेंगे कि अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है। कॉन्केव मिरर किसे कहते हैं? जब किसी गोलीय दर्पण के बाहरी वाले भाग को रंगीन किया जाता है। कोई गोलीय दर्पण, ये दर्पण है मान लेते हैं, कोई गोलीय दर्पण के बाहरी वाले भाग को रंगीन किया जाता है। ये गोलीय दर्पण है, सपोर्ट डेट मान लेते हैं। इसका बाहरी वाले भाग को जब हम रंगीन करेंगे तो इसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। अभी हम यहाँ पे फिगर बना दिए हैं। जब कोई गोलीय दर्पण के बाहरी वाले भाग को रंगीन किया जाता है तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, कॉन्केव मिरर कहते हैं। देखेंगे क्या पे हम दर्पण बनाए हैं उसका बाहरी वाले भाग को हम रंगीन किए हैं। प्लस इस दर्पण का नाम दे दिए ए और बी। इसमें ये एक लकीर जो है ये इसमें यहाँ पे तो पोल होगा, ध्रुव होगा, जिसे पोल हिंदी में ध्रुव कहते हैं, इंग्लिश में पोल कहते हैं, जिसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। ये जो है मुख्य फोकस है, एफ द्वारा सूचित किया जाता है फोकस दूरी। ये जो है वक्रता त्रिज्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको सी द्वारा सूचित करते हैं। अब एक एक पॉइंट लेकर पढ़ेंगे कि फोकस दूरी क्या है, ध्रुव क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, पीसी माने मुख्य अक्ष क्या है, इस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अवतल दर्पण पूछेगा कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण का फिगर चित्र को दर्शाए तो आप लिख दीजिएगा। जब किसी गोलीय दर्पण के बाहरी वाले भाग को रंगीन किया जाता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसे चित्र को हम लोग दर्शा देंगे। फिर कह रहे हैं कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, कॉन्केव मिरर क्या है। जब किसी गोलीय दर्पण के भीतरी वाले भाग को, देखिए यहाँ पर हम भीतर वाले भाग को रंगीन किए हैं, ऐसे बनाकर ये जो है भीतर वाले भाग को हम रंगीन किए, उसे हम लोग गोलीय दर्पण उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे जो है हम दर्पण बनाए हैं और भीतर वाले भाग को देखिए रंगीन किए हैं यहाँ, उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं, कॉन्केव मिरर कहेंगे। इस मिरर का भी नाम दे दिए ए और बी। इसमें भी कहीं ध्रुव होगा, पोल होगा, कहीं पे फोकस दूरी होगा जिसे एक द्वारा सूचित किया है, कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और कहीं अनंत भी होगा। तो हम लोग एक एक पॉइंट को लेकर पढ़ेंगे कि फोकस दूरी क्या है, पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। उसके बाद जाकर हम केस के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी वस्तु को यदि अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
या अनंत और अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाए तो कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाए तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखा जाए तो कहाँ बनेगा, फोकस पर रखा जाए तो कहाँ बनेगा, ध्रुव पर रखा जाए तो कहाँ बनेगा, इसके बारे में हम लोग अब अध्ययन करें।